नमस्कार। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत अपठित काव्यांश के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अपठित काव्यांश। विद्यार्थी अपठित गद्यांश की भांति अपठित काव्यांश का भी हिंदी विषय के लिए परीक्षा कक्ष में पहली बार प्रश्न पत्र सामना करता है, जिसे उसने पहले कभी नहीं पढ़ा होता है, क्योंकि यह भी पाठ्य पुस्तक से नहीं आता है। इसे भी वह पढ़कर समझता है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देता है। प्रश्न: अपठित काव्यांश किसे कहते हैं? उत्तर: कविता का वह अंश या पाठ जो पूर्व या पहले में ना पढ़ा गया हो, उसे अपठित काव्यांश कहते हैं। अर्थात वह कविता का अंश या भाग जिसे कभी पहले ना पढ़ा गया हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अपठित काव्यांश किसे कहते हैं। आगे प्रश्न दूसरा: अपठित काव्यांश का अर्थ बताइए। उत्तर: अपठित काव्यांश दो शब्दों से मिलकर बना है। अपठित धन काव्यांश। अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा ना गया हो। काव्यांश का अर्थ है काव्य का अंश या भाग, अर्थात कविता का अंश, भाग, टुकड़ा ही काव्यांश कहलाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको काव्यांश का अर्थ भी समझ में आ गया होगा। तो फिर चलो आगे देखते हैं। प्रश्न तीसरा: अपठित काव्यांश कहाँ से लिए जाते हैं? ये अक्सर छात्रों के मन में आता कि आखिर ये आते कहाँ से उद्धरण लिए जाते हैं। तो उत्तर: अपठित काव्यांश सिलेबस की पाठ्य पुस्तक से नहीं लिए जाते हैं। ये सिलेबस के बाहर की पुस्तकों की कविताओं से लिए जाते हैं। ध्यान रखो, जो अपठित काव्यांश होती है आपके जो पाठ्यक्रम है या सिलेबस, उसकी पाठ्य पुस्तकों से नहीं लिए जाते। ये किसी अन्य पाठ्य पुस्तकों की रचनाओं या कविताओं से लिए जाते हैं भाग। ठीक है। प्रश्न नंबर 4: अपठित काव्यांश का उद्देश्य या महत्व बताइए। उत्तर: अपठित काव्यांश का उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा, कविता के अर्थ को ग्रहण करना। तीसरा, काव्य के भाव को समझना। काव्य यानी कविता के भावों को समझना कि कविता में क्या कहा गया है या किसके बारे में कहा गया है। चौथा, अपठित काव्यांश से वाचन और पठन कौशलों का विकास करना। ठीक, वाचन मतलब बोलना, पठन का अर्थ है पढ़ना, और कौशलों का अर्थ होता है कुशलता यानी एक्सपर्ट होना। तो आप अपठित काव्यांश का एक उद्देश्य ये कि आप बोलना पढ़ना भी क्या करें, ठीक से सीखें। चौथा, बौद्धिक चिंतन में वृद्धि, यानी इसके अनुसार हमारे बौद्धिक चिंतन में हमारी जो बुद्धि है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। छठवां, अभिव्यक्ति का विकास करना, क्योंकि काव्यांश के आधार पर हमें उत्तर देने होते हैं, इसीलिए हमने जो प्रश्न पहले काव्यांश पढ़ा, फिर उसका प्रश्न पढ़ा, फिर उसको हमने अभिव्यक्त किया अपने तरीके से। सातवां, कविता के काव्य सौंदर्य को समझना। अब काव्य सौंदर्य समझना यानी कविता में जो रस, छंद, अलंकार, उनका किस तरह से प्रयोग किया गया है और क्या महत्व, इस चीज को जानना। आठवां, कविता की गति, यति, तुक, लय आदि को समझना। वैसे ये सब छंद के अंतर्गत आते हैं। आठवां, कविता की गति, यति, तुक, लय आदि को समझना। कहने का अर्थ ये है कि ये गति का अर्थ होता है एक सामान्य गति में पढ़ना, यति का अर्थ होता है विराम चिन्ह, तुक का अर्थ होता है प्रत्येक कविता की अंतिम जो पंक्ति के अक्षर हैं वो एक जैसे हों, लय एक लय में इसको समझना। आगे प्रश्न नंबर 5: अपठित काव्यांशों के उत्तर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? उत्तर: अपठित काव्यांशों के उत्तर लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए।
पहला, काव्यांश को 2 से 3 बार पूरे मनोयोग से पढ़ना चाहिए। दूसरा, काव्यांश को पढ़कर उसका सही से अर्थ समझ लेना चाहिए। तीसरा, काव्यांश के मूल भाव को ठीक प्रकार से जान लेना चाहिए। चौथा, प्रश्न को ठीक से पढ़ना चाहिए। पांचवा, विकल्पों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। छठवां, काव्यांश के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करना चाहिए। अगर विकल्प आते हैं तो हम उनका सही से विकल्प चुनाव करेंगे। अगर विकल्प नहीं है, प्रश्न आते हैं तो उसका हम ठीक से उत्तर लिखेंगे। चलो अब एक उदाहरण देख लेते हैं। अपठित काव्यांश। निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, काव्यांश को पूरे मनोयोग से पढ़ लेते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, हुई ना यूं सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये मैथिली शरण गुप्त की कविता है। कविता का नाम है मनुष्यता। ठीक, तो हम इस तरह से ये कविता पढ़ लेंगे। अब इस अपठित काव्यांश में वह विकल्पी प्रश्न पूछेंगे और जो डिस्क्रिप्टिव वाले प्रश्न हैं वो हम किसी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, पशु प्रवृत्ति क्या है? विकल्प पहला, केवल अपना स्वार्थ साधना। विकल्प दूसरा, सबकी भलाई करना। तीसरा, पशुओं की भांति भूसा खाना। चौथा, जंगल में निवास करना। तो हम काव्यांश के आधार पर उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा पहला, केवल अपना स्वार्थ साधना। प्रश्न नंबर दूसरा, किसके लिए मृत्यु से न डरने की बात कही गई है? पहला विकल्प पशुओं के लिए, दूसरा विकल्प देवताओं के लिए, तीसरा विकल्प मनुष्य के लिए, चौथा विकल्प राक्षसों के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा मनुष्य के लिए। प्रश्न नंबर तीसरा, सरस्वती किसकी कथा बखानती है? विकल्प पहला विकल्प, जो मनुष्य दूसरों के लिए अपने प्राण दे दे। दूसरा, जो मनुष्य स्वयं के लिए अपने प्राण दे दे। तीसरा, ताकतवर मनुष्य की। चौथा, धनवान मनुष्य की। तो इसका सही उत्तर होगा जो मनुष्य दूसरों के लिए अपने प्राण दे दे, अर्थात पहला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर चौथा, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो विकल्प पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। तो देखो ये वाक्य दिया है और उसका इसमें आपको ये बताना था इसकी इसमें कौन सा वाक्य है। प्रश्न नंबर 5, सुमृत्यु की प्रमुख विशेषता क्या है? विकल्प पहला, मरने के बाद कोई याद नहीं करता है। दूसरा, जिसकी गंभीर बीमारी से मृत्यु हो। तीसरा, जिसकी युद्ध भूमि में मृत्यु हो। चौथा, मरने के बाद भी लोग याद करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मरने के बाद भी लोग याद करते हैं। चौथा विकल्प सही है। तो इस प्रकार से ये आपके अपठित काव्यांश और उससे संबंधित एक उदाहरण आपको मैंने बताया। तो आशा करता हूँ कि अपठित काव्यांश आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई कठिनाई समझ में आ रही तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। तो फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।